Hello everyone, this is Vikas sir from Educrat IS Academy. Today we are going to learn about a very important chapter called attitude. But before that, I hope you have gone through the first lecture, first video and आपने उससे self notes भी बनाए होंगे because this is very important in order to understand the सेकेंड चैप्टर बिकॉज हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है राइट सो आपको वीडियो तो देखना ही है साथ साथ अपने नोट्स को भी बनाते चलना है क्लियर है वी हैव ऑल्सो सीन दैट हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इट इज नॉट ओनली एथिक्स ठीक है एंड सो जब आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर को पढ़ोगे थर्ड चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे ऑफ जीएस पेपर 4 तो आपको दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से रखना है कि आपको हर चैप्टर में you have to learn about ethics, integrity and aptitude. And आपको बहुत अच्छे से पता है what is ethics, what आपको बहुत अच्छे से पता है what is integrity, आपको बहुत अच्छे से पता है what is aptitude. What is ethics? We have seen ethics is knowing the good. What is integrity? It is doing the good. What is aptitude? It is doing the good well. कि अच्छा क्या है उसको जानना is ethics, उसको करना is integrity and उस अच्छे को और अच्छे से करना is aptitude, right? Now, today we are going to talk about some really interesting things that affect all of us every single day. We are going to explore attitude, social influence, persuasion. Now, अभी भले ही ये बहुत बड़े अकेडमिक वर्ड्स वगैरह कुछ लग रहे होंगे बट ट्रस्ट मी दे आर जस्ट फैंसी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग कि हम कैसे सोचते हैं हाउ अदर्स अराउंड अस अफेक्ट व्हाट वी डू and how we try to get others to do what we want. And so, by end of this session, you will see how these ideas explain so much about our daily lives, from why we choose a certain brand of a snack to why we vote for a particular leader. So, let's get started. Let's start with एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड? देखो एटीट्यूड के बारे में सोचना है तो बस ऐसे समझ लो कि ये कोई लाइक डिसलाइक का कोई एक बटन है फॉर एवरीथिंग यू एनकाउंटर. Right now, when you see a new movie, do you instantly think awesome or boring? That immediate leaning towards favor or disfavor is your attitude. कि जब हम किसी मूवी को देख रहे हैं, अब उस मूवी को देख के इंस्टेंटली हमें एक फील होता है ना कि यार मूवी बहुत ऑसम था, मूवी बहुत बोरिंग था, वो जो इंस्टेंट फीलिंग था दैट इज आवर एटीट्यूड. इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर तो यही है. लेकिन जस्ट हैव एन आइडिया कि एटीट्यूड जब हम कह रहे हैं ना तो बस ऐसा समझ लो कि एक बटन है एंड वो बटन किस चीज का है, लाइक डिसलाइक का है. जैसे फॉर विंस्टन चर्चिल एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड यस इट इज ट्रू. कैसे? इमेजिन, जस्ट इमेजिन यू हैव अ रियली टफ मैथ प्रॉब्लम है ना. सी सेट तो पढ़ना है आप सबको. अब सी सेट में मान लो कोई एक मैथ्स का बहुत टफ प्रॉब्लम है स्पेशली आफ्टर 2023. नाउ इफ योर एटीट्यूड इज आई हेट मैथ, आई विल नेवर सॉल्व दिस, यू प्रोबेबली वोंट इवन ट्राई हार्ड. लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये रहेगा दैट दिस इज चैलेंजिंग बट आई विल गिव इट my best shot, you are much more likely to succeed, है ना. And so a small shift in thinking, a little change in attitude can completely change the outcome. जो कि विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं, a attitude is a little thing that makes a big difference. For Roosevelt, you can often change your circumstances by changing your attitude. Let's suppose you are stuck in a huge traffic jam, right? Complaining loudly won't make the car move. But if you change your attitude to okay, I'll use this time to listen to my favorite podcast, तब तो जो आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो एंड जो आप कंप्लेन कर रहे थे उस कंप्लेन करने से तो ज्यादा अच्छा था ना कि आपने पॉडकास्ट अपना एक कोई देख लिया, कोई भी पॉडकास्ट. देन योर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्टक इन ट्रैफिक बिकम्स मच बेटर इवन दो द ट्रैफिक इटसेल्फ हैज नॉट चेंज्ड. सो योर एटीट्यूड helps you see things from a certain perspective. So you can often change your circumstances by changing your attitude. As if आपने you have weared different colored glasses, है ना. इसीलिए तो क्या हो गया कि आपका circumstance बदल गया because आपने attitude को बदल दिया. Basically your attitude is not just a random thought. It's a psychological tendency that helps you make judgments about things. It involves what you think,
what you feel, how you tend to act. It's something we learn from our experiences. It's something we learn from society. And best part क्या है, it can be influenced, it can be modified, it can be changed, right? So अगर characteristics का भी बात करते हैं तो cognitive, that is what we think, what we feel, how we act, ये बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, सो सब्जेक्टिव है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. दिस इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. इट कैन बी लर्न, इट कैन बी acquired through socialization, right? Now let's break down this attitude button. है ना, हमने देखा था ना एटीट्यूड क्या है, एक लाइक डिसलाइक का बटन ही तो है. तो अब ये बटन को समझते हैं कि इस बटन में है क्या एक्चुअल में. सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, what are the components of attitude? Now psychologists often talk about the ABC or triadic model of attitude, which stands for affective, behavioral and cognitive components. Now imagine you're trying to eat healthier. A is for affective, right? Effective, that is how you feel. This is all about your emotions, your feelings, right? Just say I feel really good and energized after eating a fresh salad, or I feel guilty when I eat too much junk food. These are your emotional responses, है ना, कि आप कैसा फील कर रहे हो, how you feel. B is for behavioral, that is how you act, है ना. This is about your action or your tendency to act. Because I want to be healthy, I chose to eat more fruits and vegetables, and I avoid sugary drinks. Because I want to be healthy, I chose to eat more fruits and vegetables, and I avoid sugary drinks. मतलब your action reflect your attitude. Now C क्या है? C is for cognitive, that is how you think. This is what you know or believe. जैसे आप हेल्दी खाना चाह रहे थे, राइट? सो आप इस वक्त क्या सोचोगे कि आई नो दैट अ बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल फॉर माई लॉन्ग टर्म हेल्थ, एंड आई बिलीव दैट ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड हेल्प्स प्रिवेंट डिजीजेस. दीज आर योर थॉट्स एंड बिलीव. आए समझ में? तो आप जब हेल्दियर खाना चाह रहे थे तो उसमें ABC मॉडल, ए माने इफेक्टिव, कि आप कैसा फील कर रहे हो. तो आप जब सैलड खा रहे हो तो आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, आप बहुत एनर्जाइज फील कर रहे हो. आप जब जंक फूड खा रहे हो तब आपको बहुत गिल्ट होता है. तो हाउ यू फील. बी माने बिहेवियरल, आप कैसे एक्ट कर रहे हो. तो ये तो आपने फील कर लिया ना, कैसे आपने गुड फील किया, अच्छा फील किया सैलड के टाइम, आपको गिल्ट हो रहा था, तो ये तो फीलिंग हो गया. आपने एक्ट क्या किया, तो आपने चोज टू ईट मोर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आपने वो खाना और स्टार्ट कर दिया. आपने सुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारा कुछ आपने बंद किया. ये आपका एक्शन हो गया, हाउ यू एक्ट. एंड जो कॉग्निशन था कि कैसे आप सोच रहे हो, या कॉग्निशन माने क्या आप जान रहे हो, किस पे आप बिलीव कर रहे हो, उसका बात होगा. तो वहां पे क्या था कि आई नो दैट अ बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल फॉर माई लॉन्ग टर्म हेल्थ. हम ऐसा मान रहे हैं कि ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड हेल्प्स प्रिवेंट डिजीजेस. तो ABC मॉडल हो गया. एंड ये कैसे आपके एटीट्यूड को बदल रहा है. आया बात समझ में? एंड अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपने सबने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फेमसली मूव्ड Coca-Cola bottles away and put a water bottle in front of him. अब इसको cognitive affective behavioral में अगर सोचें तो cognitive में क्या होगा, रोनाल्डो knows that sugary drinks are unhealthy for an athlete. That's his belief, कि वो जान रहा है ना, नॉलेज का बात होगा, वो क्या जान रहा है, वो किसमें विश्वास कर रहा है. अफेक्टिव क्या, ही प्रोबेबली फील्स अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और इवन अनॉयंस टुवर्ड्स सच ड्रिंक. तो कैसा फील कर रहा है, अनॉयंस. बिहेवियरल चेंज क्या हुआ, ही एक्टेड ऑन दैट एटीट्यूड बाय मूविंग द बॉटल्स, है ना. हिज एक्शन क्लियरली शोड हिज एटीट्यूड अबाउट हेल्थ एंड सुगरी ड्रिंक्स. एंड जब आप एक बार ऐसे यूट्यूब पे देखना, रोनाल्डो कोका कोला बॉटल, बस यही लिखना, देखना क्या दिखा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा ये. सो यू सी योर एटीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू नो, दैट इज कॉग्निटिव, व्हाट यू फील, दैट इज इफेक्टिव कंपोनेंट, एंड हाउ यू टेंड टू एक्ट, दैट इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट, राइट. ओके, सो वी नो what attitudes are made of. But where do they come from? Are we just born with them? No. Attitudes are mostly shaped by our life experiences and what we learn as we grow up. Think about these ways your attitude are formed.
पहला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। मान लो आप पहली बार किसी डिश को ट्राई कर रहे हो, आप खा रहे हो, राइट, एंड इट्स डिलीशियस, you will develop a positive attitude towards that dish. That's a direct experience. और ऐसे देखो कि अगर मान लो if you see your बड़ा भैया बड़ा दीदी always studying hard and getting good grades, you might observe that and develop a positive attitude towards diligence. कुछ साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, राइट, एंड सी इंटरेक्टेड विथ रेगुलर पैसेंजर्स. People watching might develop a positive attitude towards public transport, seeing a respected figure using it. This is attitude formation through observation and positive association. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Social factors and norms. Society has unwritten rules called social norms about how people should behave. अब if your community strongly believes in respecting elders, you will likely develop that attitude from a young age. This happens just by growing up in that environment, right? Because आपके कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी में बड़ों को प्रणाम करना एक अच्छा चीज माना जाता है, तो शुरू से क्या होगा, आपका भी, आप इस एटीट्यूड को बचपन से ही डेवलप कर लोगे. ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज आप उस एनवायरनमेंट में रहे. उस एनवायरनमेंट रहने से क्या हुआ? बिकॉज उस एनवायरनमेंट, उस सोसाइटी का वो नॉर्म था कि वहां पे बड़ों का पैर छूते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं. समझ में आ रहा है बात? ठीक उसी प्रकार से आता है लर्निंग एंड कंडीशनिंग. ऐसे भी एटीट्यूड डेवलप हो सकता है, फॉर्म हो सकता है. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. थिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, राइट? If an ad constantly shows a soft drink with happy, celebrating people, your brain starts linking that drink with happiness. So even if the drink is just sugar and water, you develop a positive attitude towards it because of the happy feeling it's associated with. है कि नहीं? इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है. What is operant instrumental conditioning? This is about rewards and punishment. If you start volunteering and people praise you, you feel good about it, you will keep doing it and develop a more positive attitude towards helping other. But मान लो, if you try to smoke and everyone complains and you feel sick, you might develop a negative attitude. तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है माने रिवॉर्ड, नेगेटिव एटीट्यूड जैसे स्मोकिंग वाले केस में कि क्या हुआ कि अगर आप स्मोक करने का सोच रहे हो या ट्राई कर रहे हो, क्या होगा? सब लोग कंप्लेन करने लगेंगे या आप बीमार पड़ोगे. तो एक तरीके का वो पनिशमेंट हुआ, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा टुवर्ड्स स्मोकिंग. आया बात समझ में? एंड जब आप किसी का मदद कर रहे थे तो आपको क्या हुआ? बहुत से लोगों ने प्रेज दिया जो कि एक तरीके का रिवॉर्ड था. तो आप दूसरे को मदद करने को लेके आपका क्या हो गया? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया. उसी प्रकार से होता है इवैल्यूएटिव कंडीशनिंग. उसी प्रकार से होता है ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इट्स लाइक मंकी सी मंकी डू. चिल्ड्रन स्पेशली learn attitude by observing their parents or friends. If parents are always complaining, children might pick up that negative attitude, right? ठीक उसी प्रकार से कुछ cognitive dissonance होता है. क्या होता है? Sometimes your actions don't quite match your belief. This create a mental discomfort, and to reduce that discomfort you might change your attitude. For example, अगर आपको ऐसा लगता है कि smoking is bad for your health, smoking is bad for your health, जो कि आपका बिलीफ है, बट यू स्टिल स्मोक, है ना? आप स्मोकिंग तो कर ही रहे हो, आपको ये लगता है, स्टिल आप कर रहे हो, तो यू माइट टेल योर सेल्फ, ओह इट्स नॉट दैट बैड, टू मेक योर बिलीफ मैच योर एक्शन. ठीक, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से भी एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है. कॉग्निटिव डिसोनेंस माने क्या? कि जब आपका एक्शन आपके बिलीफ से ना मैच होता है तब एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है. एंड फिर उस डिस्कम्फर्ट को, जैसे यहाँ पे आप मान रहे थे कि स्मोकिंग बैड है, वो आप मान रहे थे, लेकिन फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे थे, एंड इसके कारण जो डिस्कम्फर्ट था, उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए आपने क्या कहा कि नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है. टू मेक योर बिलीफ मैच योर एक्शन. कॉग्निटिव डिसोनेंस ना पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में. कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे योर फैमिली, द टाइप ऑफ एजुकेशन यू रिसीव, प्रेजुडाइसेस,
आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, इवन वॉट यू सी ऑन टीवी, मूवीज, सोशल मीडिया, ऑल कॉन्स्टेंटली shape your attitude, right? Now, so why do we even have attitude? This is what we study under the topic functions of attitude. Attitude का purpose क्या है life में? Attitude are not just random feelings, they serve many important functions or role for us. Think of your attitude as different tools in your mental toolbox, each helping you in a unique way. जैसे पहला decision making function. Attitude help us make choices quickly. If you have a strong positive attitude towards environmental protection, then when you are at the store, you will quickly decide to choose a reusable bag over a plastic one. तो कर क्या रहा है, ये आपके डिसीजन को सिंप्लीफाई कर रहा है एटीट्यूड, तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, दिस इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग द पनिशमेंट। लेट्स सपोज यू हैव a positive attitude towards working hard. It's because you have learned that it leads to good grades, jobs, promotions, success. Things like Bharat Ratna awards are given to develop a positive attitude towards social service, showing that positive actions get rewarded. और क्या function है? Value expressive function. Your attitudes allow you to show others who you are, what you believe in. If you have a strong attitude for social justice, you might wear a t-shirt supporting a cause or stand up for someone who is being treated unfairly. This expresses your core values like courage, equality, है ना? तो वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन भी एटीट्यूड का है। उसके बाद knowledge function. Attitude help us organize, make sense of information about the world. If you have an attitude that all politicians are corrupt, you will interpret every news story about politics through that lens. है कि नहीं? It gives you a framework to understand things, though sometimes this can lead to stereotypes, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। Next is social adjustment function. Attitude helps us fit in with groups we like and distance ourselves from groups we dislike. So social adjustment है ना, कि जिस ग्रुप को हम पसंद कर रहे हैं उसके साथ हम फिट इन करना चाहते हैं, एंड जिस ग्रुप को हम पसंद नहीं कर रहे उससे हम दूर होना चाहते हैं। सो इफ यू बाय अ सर्टेन ब्रांड ऑफ शूज बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स वेयर देम, यू आर एडजस्टिंग सोशली टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। दिस इज सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन। फिर social identity function. This is similar to social adjustment, but it's more about showing off your identity. If you have a positive attitude towards a certain music genre, you might openly express that, which helps other understand your social identity and connects you with similar people, right? Next is ego defensive function. This function protects your self-esteem, your ego. If you are not very good at football, instead of admitting that, you might say, oh, I never really liked football anyway. This attitude protects your self-image. Ego defensive. फिर आता है self-awareness function. Attitude help you understand what's beneficial or harmful for you. If you have a positive attitude towards healthy eating, you will naturally choose nutritious food because you know it's good for your own well-being. तो कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, तो अगर फंक्शन ऑफ एटीट्यूड पूछा तो एक होगा डिसीजन मेकिंग फंक्शन, यूटिलिटेरियन, वैल्यू एक्सप्रेसिव, नॉलेज, social adjustment, social identity, ego defensive and self awareness function. Clear है? Now let's clear up some terms that people often use interchangeably, but they actually have subtle differences. I'm talking about attitude versus opinion, attitude versus belief, values, ऐसे करके कुछ वर्ड्स के साथ एटीट्यूड का डिफरेंस देख लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड ओपिनियन क्या है। एन ओपिनियन इज लाइक अ स्पेसिफिक थॉट और जजमेंट यू हैव अबाउट one particular thing. This opinion can change quite easily. For example, I think the new movie released this week is terrible. That's your opinion. Attitude क्या होता है? It is a broader, deeper, more stable mindset. It's your overall predisposition. For example, शायद example देखो तो समझ में आ जाए. For example, I have a negative attitude towards all superhero movies
in general. Now listen, you might have a positive attitude towards helping the poor, but a negative opinion about a specific politician who donates money just for a photo opportunity. Opinions are often expressed verbally, while attitude leads to action, right? So attitude क्या है? Overall mindset disposition towards something. थोड़ा broader concept है. Opinion अगर देखेंगे तो specific belief view about एन इशू थोड़ा सा नैरो है. इफेक्टिव कंपोनेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, हमने देखा ही है भाई. ABC मॉडल. ओपिनियन में क्या लिख रहा है? जनरली कॉग्निटिव होता है, रिप्रेजेंट थॉट बिलीफ. एटीट्यूड स्टेबल होता है, इजिली चेंज नहीं होता है, इट कैन बी इजिली चेंज्ड. एटीट्यूड इज एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर, ये इसमें तो इसको तो हम लोग वर्बली एक्सप्रेस करते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैरिटी. नेगेटिव ओपिनियन व्हेन करप्ट पर्सन डोनेट्स फॉर इमेज सेक. नाउ एटीट्यूड बिलीफ के बारे में देखते हैं. बिलीफ क्या होता है? बिलीफ इज समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू. आप मानते हो, आप विश्वास करते हो, इवन इफ यू डोंट हैव एब्सोल्यूट प्रूफ. इट्स अ फंडामेंटल आइडिया यू होल्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, और आई बिलीव दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड. बिलीव्स आर जनरली मोर रिजिड एंड डोंट चेंज इजिली. जबकि अगर एटीट्यूड का बात करें तो एटीट्यूड often arises from your belief. Your beliefs form the foundation of your attitude. Because आप मानते थे किसी चीज में एंड उसके कारण आपका एटीट्यूड बन गया. If you believe that animals should be treated kindly, then you will likely have a positive attitude towards vegetarianism. This positive attitude will then guide your behavior to choose a vegetarian diet, right? Now let's bring in values and see how they relate to attitude, and then understand the bigger picture of how ethics, moral and values are connected. First, attitude versus values देखते हैं. Value क्या होता है? A value is a deeply held principle or belief about what is truly important or desirable in life. Values are usually more permanent and represent your core values, core principles. Value आपके core principle को represent कर रहा है. Value comparatively ज़्यादा permanent होता है. Values क्या हो सकता है? Example, honesty, patience, respect. These are examples of values. एटीट्यूड का अगर बात करते हैं तो एटीट्यूड इज योर स्पेसिफिक फीलिंग और इवेल्युएशन अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन विच इज often influenced by your values. पेशेंस क्या था? पेशेंस आपका वैल्यू था ना, ऑनेस्टी वैल्यू था. इफ पेशेंस इज अ कोर वैल्यू फॉर यू, you will likely have a positive attitude towards waiting calmly in a long queue. है ना? क्यों? आप एकदम शांति से लंबे लाइन में भी आप इंतजार करोगे कि आपका टर्न जब आएगा, आप तभी जो भी लाइन में आप खड़े हो आप उस फैसिलिटी को अवेल करोगे. क्यों? क्योंकि पेशेंस आपका एक कोर वैल्यू है. आप यहाँ पे जाके ये नहीं कहोगे हाँ हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, नहीं ना. उसी प्रकार से योर वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी मेक्स यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल हु आर ट्रुथफुल. नाउ लेट्स लुक एट द सिमिलैरिटी बिटवीन वैल्यूज एंड एटीट्यूड. दे बोथ एक्ट एज योर इंटरनल गाइड, इन्फ्लुएंसिंग योर चॉइसेस, योर एक्शंस. They both help you decide what's good, bad or important, and they both shape how you see the world, interact with people. Finally, let's talk about the interplay ethics, morality and values. This is a really important concept. Imagine a big circle. Imagine a big circle representing all your values. Inside this big circle, you have two slightly overlapping circles. एक होगा ethics, एक होगा morals का. Everything that is ethical or moral is also a value, because ये value का ही तो subset है. They are principles you find important. However, not all values are necessarily strict ethics or moral. For example, bravery, है ना, बहादुरी. This is definitely a value. We admire brave people, but is a person who is not brave automatically unethical? No, na. So bravery is a value but not an ethical rule. Another example, punctuality. In Japan, punctuality is very strong value, right? Punctuality बहुत strong value है, and it's also deeply ingrained as a professional ethic. But for someone who is always late, that does not mean they are immoral. It just means they don't वैल्यू पंक्चुअलिटी एज हाईली, है ना. कि अगर पंक्चुअल है तो एथिकल हो गया ना, बिकॉज प्रोफेशनल एथिक में तो आएगा जापान के रेस्पेक्ट में अगर देखे तो. एंड पंक्चुअलिटी वैल्यू तो है ही, लेकिन अगर कोई
पर्सन वो हमेशा लेट होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इमोरल है। Now, समझना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन पर्सनल वैल्यूज, मोरालिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। कब? समझो, इमेजिन अ डॉक्टर हु इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड हैज अ डीप पर्सनल वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है एंड नॉन वायलेंस में पूरा विश्वास करता है। बिलीविंग इट इज मॉरली रॉन्ग टू हार्म एनिमल्स। ठीक है, ये किसका बात हो रहा है? ये इस डॉक्टर का बात हो रहा है जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, नॉन वायलेंस में विश्वास करता है एंड एकदम मानता है कि जानवर को किसी भी तरीके से जानवर पे वायलेंस का उपयोग करना, प्रयोग करना गलत है, हार्म पहुंचाना गलत है। कौन मान रहा है? ये डॉक्टर मान रहा है। बट वॉट if a patient urgently needs a life-saving medicine that is derived from animals? The doctor's professional ethics, मतलब उसका ड्यूटी क्या है? उसका ड्यूटी है टू सेव लाइफ। हमने पढ़ा है हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में, जो कि डॉक्टर्स का प्रोफेशनल एथिक में आएगा ना। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशनल एथिक्स है would likely require them टू एडमिनिस्टर दैट मेडिसिन, है ना। इसके इस प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग उस वो जो मेडिसिन है जो एनिमल से डेराइव हुआ है उसको तो इस पेशेंट को देना पड़ेगा। इन सच केसेस प्रोफेशनल एथिक्स ऑफन टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल वैल्यूज और मॉरल्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ patient's well-being, right? So we have established that attitudes are powerful. They don't just sit in our heads, they strongly influence what we do. If you have a positive attitude towards keeping fit, you are much more likely to actually go for a run or hit the gym. That's a direct link from your attitude to your behavior. Now let's talk about the flip side, that is undesirable attitudes. These are negative patterns of thinking, feeling, behaving that go against what considered right or good, especially in public service. यहाँ सोचना है ना, ऐसे चीजों के बारे में सोचो। Bias, treating someone unfairly because of who they are, apathy, not caring, corruption, favoritism, insensitivity, lack of empathy. For example, if a revenue officer constantly demands bribe to process land records, that shows a deeply unethical and undesirable mindset. It's not just a one-time bad action, it stems from a consistent negative attitude. These undesirable attitudes are often rooted in undesirable values like self-interest over public welfare, only caring about what benefits you personally, not the public, disrespect for equality, believing some people are less important than others, lack of empathy, lack of compassion, not being able to understand or share the feeling of others, dishonesty and evasion, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, trying to avoid responsibility। तो ये सब जब वैल्यू होंगे तो इस तरीके का एटीट्यूड आएगा, अनडिजायरेबल नेगेटिव एटीट्यूड आएगा। अब ये तो ठीक है, चलो अनडिजायरेबल एटीट्यूड आप समझ गए, उससे रिलेटेड अनडिजायरेबल वैल्यूज आप समझ गए, बट व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अनडिजायरेबल एटीट्यूड ऑन पब्लिक सर्विस? क्या है बताओ? सबसे पहला, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये सारे वर्ड्स, स्टेटमेंट्स, फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए ताकि आपका आंसर अच्छा हो सके। सो इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट सीवियर है। सबसे पहला, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। व्हेन सिटीजन्स सी ऑफिशियल्स एक्टिंग unethically, they stop trusting the government, stifling of meritocracy and justice. If jobs or services go to friends, family instead of most qualified or deserving people, then hard work and fairness lose their value. ये impact है। Alienation of vulnerable groups, the poor, the marginalized suffer the most when officials are apathetic or biased as they don't get the services they need. Administrative inefficiency, things slow down, responsibilities are shifted, public services become poor quality। तो impact क्या होगा अगर undesirable attitude? तो उसका impact क्या होगा? तो erosion of public trust, stifling of meritocracy and justice, alienation of vulnerable group, administrative inefficiency। एंड ये 2016 में पूछा गया, राइट? नाउ द गुड न्यूज इज द एटीट्यूड्स आर नॉट सेट इन स्टोन, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, भले ही वो अनडिजायरेबल क्यों ना हो, दे कैन बी चेंज्ड, दो इट टेक्स एफर्ट। एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए होगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग इंडिविजुअल्स एंड स्पेशली पब्लिक सर्विस को। आप ऐसे ही सोचो ना कि मतलब एक ऐसे मतलब डीपली इनग्रेन्ड हैबिट को बदलना है आपको। अब बताओ, वो टफ तो बहुत होगा वैसे हैबिट को चेंज करना,
लेकिन पॉसिबल है। सबसे पहला क्या है तरीका? वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इमोशनल इंटेलिजेंस एक सेपरेट चैप्टर है हमारा, लेकिन फॉर टाइम बिंग जस्ट इतना समझ लो दैट इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर, लीडिंग टू पॉजिटिव इंटरैक्शन। तो आपको क्या करना था? आपको अनडिजायरेबल एटीट्यूड को चेंज करना था। कैसे चेंज होगा? वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग से, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से। तो रेगुलर ट्रेनिंग दैट फोकसेस नॉट जस्ट ऑन रूल्स बट ऑन वाई एथिक्स, वाई एम्पैथी आर इंपॉर्टेंट, ये सारा जो है ना लोगों को मदद करेगा। दीज थिंग विल हेल्प पीपल रिफ्रेम देयर थिंकिंग, है ना। तो वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग पहला। दूसरा, एक्सपोजर टू ग्राउंड रियलिटीज। देखो, इफ अ पब्लिक सर्वेंट ना ओनली वर्क्स इन एन एयर कंडीशनड ऑफिस, they might not understand the struggles of common people. So, sending them for field posting in rural and backward areas can foster deep empathy and humility by seeing the real problems firsthand. Third क्या है? Ethical leadership and mentors. When senior officers consistently act with integrity and fairness, they become powerful role model. They inspire their juniors colleague to do the same. A good mentor can guide a young civil servant towards ethical behavior. Recognition of ethical behavior. Just like we give awards for academic achievements, recognizing and rewarding ethical actions encourages others to be ethical. जैसे एक है आपको Vigilance Excellence Award, creating a positive attitude. This starts early, at home and in school. Encouraging family discussions on ethics, having value-based education in schools, learning from the lives of great leaders like Mahatma Gandhi, surrounding yourself with positive and motivated people, practicing emotional intelligence and self-reflection can all contribute. Creating a positive attitude, this is for public servant. Specifically, beyond general strategies जो हमने यहाँ देखा, public servants need specific training on integrity, dedication, exposure to marginalized communities help build empathy, transparency in their work build trust, and a positive work culture where ethical behavior is celebrated reinforces good attitude. तो undesirable attitude को कैसे change करेंगे? ऐसे change करेंगे. A truly inspiring example is Armstrong Pame, जो कि एक IS ऑफिसर है फ्रॉम मणिपुर. ही इज नोन एज मिरेकल मैन. ही मैनेज टू बिल्ड अ 100 किलोमीटर रोड इन अ वेरी रिमोट टफ एरिया विदाउट गवर्नमेंट फंड्स बाय रेजिंग मनी थ्रू क्राउड फंडिंग. अब थोड़ा सा मतलब आइडिया लगा लो कि क्या प्रेशर रहा होगा. द लिमिटेड रिसोर्सेज, द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बट his positive attitude, driven by his deep desire to serve, his innovative thinking, his sheer resilience helped him overcome everything and inspired the local people to participate. His story shows how one person's attitude can bring massive positive change. Very important. Now categories of attitude. Attitudes can also be classified based on how aware we are of them. कि कितना हम aware हैं उस attitude के बारे में, इसके base पे भी हम attitude को classify कर सकते हैं. Some attitudes are conscious and others operate beneath our awareness, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा aware नहीं होते हैं. जैसे explicit attitude and implicit attitude, है ना. तो categories of attitude, तो attitude can be categorized based on awareness. पहला explicit, दूसरा implicit. Explicit को क्या कहा जाता है? Self reported attitude. This is the attitude you are fully aware. This is the attitude you are fully aware of and can easily tell someone about it. It's what you consciously believe. It's less spontaneous because you have probably thoughts about it. तो consciously form हुआ है, less spontaneous है, आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हो, आप fully aware हो. लेस स्पॉन्टेनियस क्यों है? बिकॉज यू हैव प्रोबेबली थॉट अबाउट इट. इसीलिए इट रिफ्लेक्ट्स योर values, belief, and what you want to think or how you want to respond. For example, if someone asks you, do you support environmental protection? You would consciously say, yes, I have a positive attitude towards it. And you would choose products made in an environmentally friendly manner. You know why you feel that way, right? This is explicit attitude. What is implicit attitude then? These are attitudes you are unaware of. They reside in your
subconscious mind. They arise unintentionally from your past experiences and social conditioning without you even realizing it. They are more spontaneous, a gut reaction. For example, you might have an unconscious positive feeling towards certain brand of snack from your childhood, even if you consciously know it's not the healthiest. You didn't deliberately choose this preference, it formed implicitly over time. Sometimes implicit biases like some conscious favoritism towards certain groups can influence decision even if a person explicitly believes in इक्वालिटी। ये होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड जिसके बारे में आप अनअवेयर होते हो। नाउ वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, है ना? बट व्हेन डज योर एटीट्यूड बेस्ट प्रेडिक्ट what you actually do? It depends on whether the behavior is spontaneous or something you plan deliberately. जैसे spontaneous behavior का अगर बात करेंगे तो these are action you do without much thought, almost on autopilot, है ना? Spontaneously आपने कर लिया. Your attitude will predict these best when it's very accessible, meaning you have a strong, clear and easily recalled feeling about something. So spontaneous behavior predicted when attitudes are highly accessible, quick to recall feelings about an issue. If inaccessible, behavior is influenced more by situational factor. Spontaneous behavior का example समझो, जैसे if you have a very strong negative attitude towards litter and you spontaneously see a piece of trash, you will quickly pick it up without thinking. If your attitude is not very strong or accessible, then other things in the situation might influence you more. है कि नहीं? आपने एक मतलब आप इधर उधर गंदा फेंका रहता है तो आप बहुत मतलब उसको लेके आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अब आपने क्या देखा, एक पेपर का टुकड़ा इधर पड़ा हुआ दिखा आपको तो आप तुरंत उसको उठा लोगे बिकॉज आपको गंदगी पसंद नहीं है। एंड ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग था इस चीज को लेके। अगर एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं होता तो क्या होता? अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते कि क्या बाकी लोग देख रहा है क्या हमको, इस तरीके के अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस करते। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्लान्ड एंड डेलिबरेट बिहेवियर। दीज आर एक्शन यू थिंक अबाउट, आप उसके प्रोज कॉन्स को सोचते हो, कॉन्सियसली फिर प्लान करते हो। हेयर एटीट्यूड प्ले अ रोल बट सो डू अदर फैक्टर्स, जैसे कि योर स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड द एक्ट इटसेल्फ। जैसे आई वॉन्ट टू वोट फॉर दिस स्पेसिफिक कैंडिडेट, है ना? तो आपका स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्ट आपको समझ में आ गया। अदर फैक्टर में जैसे सब्जेक्टिव नॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे व्हाट यू थिंक अदर्स expect you to do. Example, my family expect me to vote. This is perceived social pressure. उसी प्रकार से perceived behavioral control. Do you feel you can actually do it? For example, I know where to vote and how and have enough time. तो इसको planned and deliberative behavior कहा जाता है कि ऐसे एक्शन, ऐसे बिहेवियर जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके प्रॉस कॉन्स को आप देखते हो, फिर कॉन्सियसली आप प्लान करते हो। तो प्रेडिक्टेड बाय नोइंग स्पेसिफिक एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। जैसे योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी कैन स्ट्रांगली प्रेडिक्ट योर वोटिंग पैटर्न। सैडली अ डीपली इनग्रेन्ड patriarchal attitude can lead to behaviors like limiting economic opportunity for women in a family or even domestic violence. Now, here's an interesting point. Sometimes your attitude does not drive behavior. Example, many of us have a very positive attitude towards good health and exercise. We know it's good. We want to be healthy. But how many of us actually exercise regularly? Often other factors like being tired after work or lacking motivation prevent the behavior, even if the attitude is positive. तो क्या attitude होने से behavior दिख जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। चलो एक international example देखते हैं। The USA and Russia might publicly state an explicitly positive attitude, right? That they support India's permanent seat in यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट उनका एक्चुअल बिहेवियर अगर देखें, दैट इज देयर एक्शंस और लैक ऑफ एक्शंस रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म माइट नॉट अलाइन विद दिस स्टेटेड एटीट्यूड ड्यू टू देयर ओन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो यूएसए एंड रशिया सपोर्ट इंडिया का यूएनएससी सीट पब्लिकली बट रेजिस्ट सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म privately. And so to make attitude and behavior more aligned, it helps to work on your emotional intelligence, introspection, connecting with your conscience. Since we know that attitude influence what we do, a key question is, can we change
someone's attitude to change their behavior? Can we? The answer is yes. This is a major focus in areas like advertising, public health campaign, even personal therapy. Ideally, we want a positive attitude to lead to positive behavior, but sometimes even a seemingly healthy attitude can lead to harmful behavior. For example, someone might stay in a very abusive marriage and dangerous marriage because they hold an extremely positive attitude towards the sanctity of marriage, even though it's clearly harming them. One way to influence behavior is to point out inconsistencies between attitude and behavior. If someone says they care about environment but always litters, showing them this inconsistency might make them rethink. सिर्फ कहने से नहीं होगा ना। अगर आप कह रहे हो कि आप एनवायरनमेंट का केयर करते हो एंड आप सब जगह गंदगी फैला रहे हो, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो ये इंसान है जो एनवायरनमेंट बात कर रहा है बट लेकिन हर जगह गंदगी फैला रहा है, हमको उसको ये इनकंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो मतलब क्या कर पाएगा, वो रीथिंक कर पाएगा। नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू चेंजिंग एटीट्यूड। जैसे सबसे पहला है कॉग्निटिव थ्योरी, change thinking to change attitude. This approach focuses on changing the irrational or unhelpful thought pattern. The idea is if you change how someone thinks, their attitude will follow and then their behavior will change. इसी पे तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनता है, इसी थ्योरी पे, थेरेपी पे एडवर्टाइजमेंट बनता है। An ad for a new gadget will highlight its amazing features, trying to change your thinking about the gadget. If you start thinking it's great, your attitude becomes positive. इफ यू आर मोर लाइकली टू बाई इट, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया, है ना। सोशल मार्केटिंग कैंपेन का अगर बात करें फॉर पब्लिक हेल्थ, लाइक एंटी स्मोकिंग एड और कैंपेनिंग प्रोमोटिंग और कैंपेन promoting safe driving, sorry, तो यहाँ पे भी they often use cognitive therapy principles. They provide facts and information to change your thoughts, your attitude. तो cognitive मने क्या? पहले भी पढ़े थे ना ABC मॉडल में। C मने कॉग्निटिव मने नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन। तो आपको उस तरीके का इंफॉर्मेशन देके आपके एटीट्यूड को बदला जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, चेंज बिहेवियर टू चेंज एटीट्यूड। दिस अप्रोच वाज championed by George Kelly. This approach suggests that sometimes changing behavior first can lead to a change in attitude. ये जो Kelly हैं, ये कहते हैं कि we see the world through our own unique construct, through our preconceived notion. When we experience new situations or change our behavior, these constructs can change. For example, ऐसे समझो, imagine a child who hates sharing. If you make them practice sharing, माने उसका अगर बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करोगे एंड दे सी पॉजिटिव आउटकम्स लाइक फ्रेंड्स प्ले नाइसली, दे गेट प्रेज्ड, समय के साथ क्या होगा? Their attitude towards sharing might become more positive. This is common in children where attitudes are often shaped by observed behavior. 2022 में इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। The rules, क्या पूछा गया? A civil servant's positive mindset can interpret rules to achieve success, while a negative one can interpret them against a case. Please understand, the rules for all civil servants are same, yet their performance differs. An officer with a positive mindset can interpret rule flexibly to help citizens and find solution leading to success. Another with negative mindset might interpret the exact same rule rigidly, creating hurdles, failing to achieve goals, and here the attitude directly impact how they apply rules and perform their duty. Training programs aim to instill this positive mindset. कहने का क्या मतलब है? सिंपल बात है कि रूल तो वही सेम ही ना है। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एक सिविल सर्वेंट है, एक नेगेटिव वाला है। अब पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो है वो किसी भी रूल का एसेंस पकड़ेगा ना, कि एसेंस क्या है, एंड ये क्या पकड़ेगा? ये जो नेगेटिव वाला है ये लिटरल सेंस में चीजों को देखेगा। कायदे से फॉलो तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसके लिटरल सेंस में पकड़ने के कारण क्या हो रहा है? जस्टिस इंश्योर नहीं हो पा रहा। होता है ऐसा, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुने थे। नाउ दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी. It's something we all experience, cognitive dissonance. It literally means clashing thoughts. It's that uncomfortable mental tension or discomfort you feel when your belief, attitude or values don't match your actual behavior. कि आपके जो belief है, आपका जो attitude है, आपका जो value है and आपका जो behavior है, इसमें क्या आपको मैच देखने को नहीं मिल रहा है, कोहेरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। Imagine you strongly believe that lying is wrong. झूठ बोलना
गलत है। मान लो आप इस बात पे विश्वास करते हो, बट देन यू टेल अ स्मॉल लाई टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। दैट्स uncomfortable knot in your stomach, that feeling of hypocrisy, that's cognitive dissonance. Your belief that झूठ बोलना गलत है clashes with your action कि आपने तो झूठ बोला, right? What are the signs of dissonance? You might feel mental or emotional distress without a clear reason. आपको discomfort होगा, feeling forced while making a decision, confusion, lack of clarity, shame, embarrassment, feeling like a hypocrite, inner conflict, contradiction about a debatable topic. अब कौन कौन से फैक्टर हैं which are influencing dissonance? वैल्यू ऑफ बिलीफ, डिग्री ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो वैल्यू और बिलीफ में क्या, द मोर इंपॉर्टेंट दैट बिलीफ और वैल्यू इज टू यू, द मोर अनकंफर्टेबली यू विल फील इफ योर एक्शंस कंट्राडिक्टेड। तो पहला तो वैल्यू बिलीफ वाला बात हो गया कि कौन फैक्टर डिसोनेंस ला रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वैल्यू और बिलीफ। दूसरा, डिग्री ऑफ इनकंसिस्टेंसी, द बिगर द गैप बिटवीन your attitude, belief and your behavior, the stronger the dissonance will be। सही बात है ना। मान लो आपको लग रहा है कि भाई झूठ बोलना गलत है, ठीक, एंड आपने इतना छोटा सा झूठ बोला, तब जो डिसोनेंस होगा, एंड एक आपको लग रहा है कि झूठ बोलना गलत है एंड आपने इतना बड़ा झूठ बोला, तब जो डिसोनेंस होगा, ऑब्वियसली डिग्री ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यहां पे डिग्री ऑफ इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है। नो, सो हाउ डू वी डील विथ दिस डिसोनेंस? We all try to reduce this uncomfortable feeling. कैसे? Changing attitude or behavior. This is the most direct way. You either change your behavior to match your belief, or you change your belief to match your behavior. You either change your behavior to match your belief. मतलब एग्जाम्पल में सोचो तो ऐसे सोच लो कि I believe smoking is bad, so I quit smoking. Or you change your belief to match your behavior. I smoke, so maybe smoking is not that bad आफ्टर ऑल। आया समझ में? तो या तो बिहेवियर को बदल लो, बिलीफ के जैसा बना लो, या बिलीफ ही बदल लो। दूसरा, सीकिंग जस्टिफिकेशन, you find new information or reason that support your behavior even if it contradicts your original belief. Yes, I fly frequently, but I just read that cars contribute more to pollution, so my flying is not that bad. You are finding a justification, है कि नहीं? Minimizing the importance. You tell yourself that the inconsistency is not a big deal. It's just one cheat meal. It won't ruin my entire diet plan. आया बात समझ में? कि अरे भाई झूठ बोला ना, छोटा ही तो झूठ बोला था, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा कुछ मिनिमाइज कर दिया ना इंपॉर्टेंस, कि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा कोई नहीं है। सेल्फ कंसोलेशन, rationalizing. You think about all the good things you do to offset the bad. Okay, I might be a little lazy with exercise, but I eat very healthy, so it balances out. ऐसा कुछ, कि हमेशा तो हम सच ही बोलते हैं, चलो इस बार थोड़ा सा झूठ बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे। क्लियर है? Now, beyond just understanding the attitude, it's vital to cultivate a positive attitude, especially for demanding roles like civil servants, who often function under extreme stress. What is positive attitude? It is about having an optimistic, resilient and constructive outlook towards challenges and responsibilities. For civil servant, this outlook helps them function effectively under pressure, make ethical decisions, deliver responsive governance to citizens. Now, what contributes to a positive attitude in a person? पहला, value based upbringing होगा, तब positive attitude आएगा, है ना? Because the earliest lesson from family and school in empathy, responsibility and optimism lay the groundwork for a positive attitude. If you grew up in that environment that encouraged problem solving, bouncing back from failure, you are likely to be more positive. दूसरा, self awareness and emotional intelligence, understanding your own feeling and how to manage them, and also understanding others emotion. ये हुआ ना self awareness, ये हुआ ना emotional intelligence. A civil servant with high emotional intelligence can handle angry citizens, can handle difficult bureaucratic situation calmly, positively. What contributes to a positive attitude? Sense of public service, a deep-rooted, genuine motivation to serve society and its people is a powerful force. यही जो why है ना, serve क्यों करना है? This why keeps civil servant positive even when they face immense hurdles and slow bureaucratic processes. Training and mentorship. Formal training programs like those at Labasna,
focus on instilling values of service, empathy, discipline. Also, having experienced senior mentors who model positive behavior can inspire and guide junior officer. Exposure to diverse challenges. Facing and successfully overcoming various administrative challenges builds mental flexibility, confidence, and a solution oriented approach. Each problem becomes a learning opportunity leading to a more positive आउटलुक. तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है ना, क्या क्या तरीका है, ये कुछ 5 तरीका है, ध्यान रख लो 2020 में पूछा है ये, ठीक है. सो वैल्यू बेस्ड अपब्रिंगिंग, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस, ट्रेनिंग मेंटर्स, training and mentorship, exposure to diverse challenges. Right? Now, beyond a general positive attitude, there is a specific type called moral attitude. This is an attitude that is deeply rooted in what you believe is fundamentally right and wrong, and it's often connected to a very strong emotions. A moral attitude is not just a preference like liking a certain color, it's a deep inner conviction. If you have a strong moral attitude against lying, you will feel a powerful emotional reaction, disgust, anger or sadness if you or someone else lies, है ना. तो अगर एकदम स्ट्रांग मतलब मॉरल एटीट्यूड है ना कि झूठ तो नहीं ही बोलना है, तो आपका इमोशनल रिएक्शन भी बहुत पावरफुल होगा. मतलब आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा खराब लगेगा अगर आप झूठ बोल रहे हो या फिर कोई और झूठ बोल रहा है. एंशिएंट फिलोसोफर्स लाइक सॉक्रेट्स, Plato believed that even suffering injustice is preferable to committing injustice. That's a very strong moral attitude. Gandhi ji ka belief in non-violence was a powerful moral attitude that guided his entire life and India's independence movement. Now, moral attitude are characterized by several qualities. Pehla, veracity, truthfulness. This means consistently being truthful, having fidelity, faithfulness, and being aware of your responsibility. Reverence, that is deep respect, है ना. moral attitude के क्वालिटीज क्या क्या होंगे, कैरेक्टराइज कैसे करोगे आप moral attitude को. तो पहला तो truthfulness हो गया, दूसरा reverence, deep respect ना. this is about having deep respect for others, recognizing their rights, controlling your own desire for power or control, responsibility with awareness. This means living your life fully aware of your duties and consequences of your decision. जैसे चीफ जस्टिस ने कहा जजेस को that judges have the responsibility to ensure that judgments are understandable to everyone, shows awareness of their duty to uphold the rule of law and facilitate justice. Faithfulness, this is about being unfailingly loyal to a person or a cause and consistently putting that loyalty into practice. This is faithfulness. Goodness, this is fundamental attitude rooted in love, leading you to act in ways that are right, beneficial and morally positive. It involves being kind, generous, honest, respectful towards other. तो क्वालिटी क्या क्या होंगे मॉरल एटीट्यूड के, वेरासिटी, रेवरेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा लेकिन अवेयरनेस के साथ, फेथफुलनेस, गुडनेस, मॉरल एटीट्यूड आएगा. ये कुछ 5 वर्ड आने चाहिए आपके आंसर में, ये कुछ आना चाहिए. दैट्स इट, हो गया. नाउ let's put moral attitude into a practical example and then discuss their broader implication, both positive and negative. Imagine a young civil servant who works under a very honest and dedicated senior officer, right? The junior officer will naturally develop a sense of reverence, है ना, deep respect आएगा ना उसको senior officer को देखेगा तो. This will inspire them to be faithful in their own duties and to act with veracity, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी व्हेन सर्विंग द पब्लिक. 2018 में जो कोड पूछा गया, आपको पता है कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में. थिरुकुरल जी का कोड पूछा गया, क्या? फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड. दिस एंशिएंट सेइंग आस्क अ टफ क्वेश्चन, इज इट एवर ओके टू लाई if that lie leads to a greater good without causing any harm? महाभारत में श्री कृष्ण एडवाइस करते हैं युधिष्ठिर को टू से अ पार्शियल ट्रुथ, है ना. अश्वत्थामा, ध्यान आ रहा है, अश्वत्थामा जो हाथी था. सो इन द एपिक महाभारत, लॉर्ड कृष्ण एडवाइज युधिष्ठिर टू से अ पार्शियल ट्रुथ अबाउट अश्वत्थामा's death to achieve a greater good and win a crucial battle. Sometime disaster management mock drills are conducted in offices without any prior notice. तो एक तरीके का तो lie हो गया ना, but this lie brings the unblemished common good of preparing everyone for actual disasters and saving life. However, it's important to understand that falsehood cannot always replace truth in the long run, because the means
जो आप रास्ता चुन रहे हो झूठ बोलने का might be unethical or illegal. For example, a fake environmental clearance for building might for a building might allow construction to proceed quickly, जिससे आपको शॉर्ट टर्म आपको कुछ भला तो हो जाएगा, but it leads to the building collapsing year later due to environmental insustainability instability. It causes immense harm. तो ध्यान आ रहा है, हमने क्लास में भी पढ़ा है short term gain, long term pain. Using falsehood even for a perceived good can affect the ethical framework of an organization, set a wrong precedent, and lead to unforeseen negative consequences. The doctrine of karma from Indian philosophy suggests that every action has a consequences. A bad act, even for a good outcome, will eventually have its own negative repercussions. Truthfulness is a universal value that cannot be fully replaced by falsehood for long-term sustainability. Now, finally, let's consider the implication of moral attitude, both positive and negative. Positive implication क्या होगा? So, a strong moral attitude can prevent people from engaging in deviant behavior due to fear of social disapproval or internal guilt. For example, even if farmers are heavily in debt, their strong moral attitude often prevent them from resorting to unethical practices like stealing. भले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चोरी नहीं करेंगे. Moral attitude motivate people towards altruism, volunteerism, social service. Negative implication क्या है moral attitude का? Sometimes strong moral attitude, especially when combined with intense emotion, can be misused to justify violence, intolerance, extreme action. For example, highly charged moral attitude can motivate individual towards riots, genocide, terrorism, to solve religious or regional issues. Since moral attitude are often tied to strong emotion, people might become intolerant toward those who don't share their exact moral views, leading to social division. तो ये negative implication हो गया. Now, let's learn about social attitude. Now, beyond our personal and moral attitude, we all have social attitude. This is our general outlook, our feelings, and our reaction towards a group of people, cultures, organizations, and institutions within society. आपका जो social attitude है ना, this is like your overall feeling towards things like the government, the education system, different communities जो आपके city में है, even the social norms. These attitude can change over time based on what you experience, what you see in the news, and what your friends believe. Now, for a civil servant, having the right social attitude is incredibly significant because they serve the entire public. कैसा significance है civil servant के लिए? तो understanding the vulnerability, a civil servant should have a positive and empathetic attitude towards people facing poverty, deprivation, and discrimination. This shows compassion for underprivileged. Combating bias. Civil servant must be impartial, unbiased. They need to actively avoid letting stereotypes or prejudices influence their interaction with any individual or group. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IS ऑफिसर अमित गुप्ता का, who launched the दलिया जलाओ burn the basket initiative in उत्तर प्रदेश, बदाऊं उत्तर प्रदेश, to eradicate the manual scavenging. फिर सर्वोदय and Antyodaya. The civil servant should be guided by these two important principles from Indian philosophy. Sarvodaya mane welfare of all, sabka uday, sarva uday. And Antyodaya means upliftment of the most disadvantaged. तो आपके आंसर में ये दोनों वर्ड आना चाहिए. Their work should strive for the betterment of society with a special focus on empowering the poorest and the most vulnerable section. फिर बात आता है tolerance का. Civil servant must be tolerant and open-minded to cater to the diverse needs of all citizens, especially weaker sections who might have different customs or beliefs. Respecting rights, they must have a strong understanding and respect for the fundamental rights granted to all marginalized citizens under the constitution. ये significance है social attitude का. Now let's talk about political attitude. कब पूछा? 2024 में. अब इससे recent और क्या पढ़ा दिया जाए, right? So now let's talk about political attitude. This refers to person or a group's overall perspective, their view, their opinion, their feeling about political figure, institution like parliament, judiciary, events, issues, उनके कोई पॉलिसी है, उनको लेके क्या व्यू है. It
also reflect their instances on different political ideologies. Essentially, your political attitude shapes how you view political parties, elections, different belief systems in political landscape, right? And what factor affect the political ideologies and shape our political attitude? The family influence. Children often pick up political leaning from their parents. है कि नहीं? खुद से पूछना, खुद से सोचो कि आपके साथ भी यही है. Exactly. Role of caste. In countries like India, caste background can significantly influence the political leaning. Religion's impact. Religious belief can shape moral values, which in turn influence political views on social issues. Education's influence. This type of education a person receive can frame their political view, right? कि किस तरीके का एजुकेशन एक पर्सन प्राप्त कर रहा है, द टाइप ऑफ एजुकेशन अ पर्सन रिसीव, वो उसके पॉलिटिकल व्यू को फ्रेम कर देगा. फॉर इंस्टेंस, स्टडिंग इन अ liberal art college might foster more liberal views, while a different educational background might lead to conservative leaning. हो सकता है कि नहीं हो सकता है. उसी प्रकार से आज के टाइम में सोशल मीडिया. इन टूडेज डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज बिकम अ पावरफुल टूल फॉर प्रोपेगेंडा. पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करता है टू अट्रैक्ट द वोट बैंक्स एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल ideology. लोगों का economic status. A person's economic background often correlates with their political leaning. For example, people from lower income group are often more likely to align with sociologist ideology, favoring welfare program. जबकि जो wealthier individual हैं वो capitalist ideology के साथ ज़्यादा अपने आप को प्राप्त मैंने attached पाएंगे, favoring free market and less government intervention, है ना. Now if someone is asking you what are the significance of political attitude, तब क्या बोलना है? It directly shapes voting behavior, influencing who a person votes for and what policies they support. It informs political participation, determining how actively an individual engages in political processes, whether it's just voting, volunteering for campaigns, or protesting. It influences public opinion and policy making. It impacts social and cultural issues. Political attitude often dictate stances on topics like environmental protection, gun control, LGBTQ plus rights. It fosters identity and community. Sharing political views can create a sense of belonging and identity with like-minded people. Now, our political attitude are often shaped by political ideologies. These are like different philosophies or grand blueprints for how a society or government should be run. Each ideology has a set of ideals, principles and doctrines. These ideologies have two main parts. पहला, the ends, how society should work. दूसरा, the means, the most appropriate ways to achieve this end. तो जैसे पहले ना एनार्किज्म है पहला political ideology. This ideology advocates for a society without any government or forced authority, relying instead on individual freedom, voluntary cooperation, authoritarianism. This supports a very strong central government control with limited political freedom for individuals. Authoritarianism का अगर बात करें तो आप dictatorship सोच लो. Communism. This promotes a classless society where resources are owned in common by everyone, not by individual. फिर आता है conservatism. This ideology values tradition, gradual change, generally prefer less government intervention in people's life and economy. फिर बात आता है liberalism. This is an ideology that prioritizes individual liberty, freedom of thought and speech, aim for limited government power, rule of law, free exchange of idea, transparent government. फिर आता है environmentalism. This focuses primarily on ecological protection, promoting sustainable development to protect the planet. आता है feminism. This ideology seeks to achieve gender equality across all sphere, political, social, economic, कोई भी स्पेयर हो. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. दिस सेंटर ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिटी ग्रुप, जैसे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, राइट. नाउ लेट्स फोकस ऑन टू स्पेसिफिक एटीट्यूड विद इन गवर्नेंस,
पहला है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड सेकेंड वन इज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका तो एक कंक्लूजन तो 100% इसी से बन जाएगा। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कीवर्ड से ही बन जाएगा। नाउ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली क्रूशियल for any healthy democracy. A democratic attitude is characterized by values that promote fairness, respect, inclusivity. It means genuinely valuing different opinions, appreciating the participation of all stakeholders, everyone who is affected by a decision. For civil servant, this means actively encouraging public participation in decision making, delegating power to local level. Instead of being rigid with rules, there is more focus on compassion, tolerance, inclusiveness. इसका मेरिट क्या हो सकता है? व्हाट आर द मेरिट, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड? इट प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, इट मेक्स गवर्नेंस मोर अकाउंटेबल। कुछ डिमेरिट्स भी है, अगर ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो इट विल स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग एंड डिफिकल्टी है ना, सबको सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट है। It's incredibly hard to satisfy every single section of society, है ना? Now let's talk about bureaucratic attitude. This is a mindset often found in government offices and large organizations, characterized by a strong focus on rules, procedures, formalities. It prioritizes a strict adherence to guidelines and regulations. Officials with this attitude aim to be neutral, very important, बहुत ज़्यादा important है ये, objective and impartial in their application of rules. It's about doing things by the book without personal bias. अच्छाई क्या है इसका बताओ? Strict compliance with स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करेगा, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करेगा, इजियर टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, क्विक डिसीजंस होंगे। किसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है? डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। हालांकि कितना क्विक डिसीजन होता है ये तो आपको भी पता है, लेकिन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के रेस्पेक्ट में क्विक डिसीजन होगा बिकॉज पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो यहाँ जरूरत नहीं है ना उसका। नाउ देयर आर सम डिमेरिट्स एज वेल, जैसे रेड टिपिज्म, दिस मीन्स एक्सेसिव पेपर वर्क, रिजिड अडहेरेंस टू प्रोसीजर, लॉन्ग डिलेज, रिजिडिटी। अगर आप बहुत रिजिड रहोगे तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। अनरिस्पॉन्सिव टू रियल नीड्स देखने को मिलेगा, स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, अपैथी टुवर्ड्स कॉमन पीपल, बिकॉज आप रूल को सुप्रीम बनाए बैठे हो, जबकि सुप्रीम कौन होना चाहिए? सिटीजन्स, राइट? क्यों? क्योंकि जब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को अगर एक ऑफिसर फॉलो कर रहा है तो ही माइट से ना कि द रूल सेज दिस, I can't help you, even if a person has a genuine problem leading to a perception of अनकेयरिंग गवर्नमेंट, क्योंकि ऑफिसर तो सीधा कहेगा ना कि भाई हम क्या करें, नियम ही यही है, ठीक? सो वी हैव द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो कि पीपल फोकस्ड है, फ्लेक्सिबल है, एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो कि रूल फोकस्ड है, रिजिड है। Which one is better? The answer is we need a balance. Neither extreme is ideal. गौतम बुद्धा मध्यम मार्ग का बात करते हैं। Why is balancing necessary? Because too much bureaucracy can lead to delayed decision making and alienate the public, making them feel uncared for. लोगों को लगेगा कि भाई हम तो एलिनिएटेड हैं, हम पे ध्यान कौन दे रहा है। टू मच डेमोक्रेटाइजेशन विदाउट क्लियर रूल्स कैन लीड टू पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी एंड chaos, as everyone tries to have their say without a clear framework. The ideal balance ensure justice माने fairness, responsiveness माने quick action on public needs, efficiency मतलब doing things well and fast. So the ideal balance ensures justice, responsiveness, efficiency in public service. What are the challenges in maintaining this balance? It's not easy. Officers might feel pressured to stick rigidly to old rules even when ground realities are evolving. Then there can be fear of criticism which prevent officials from taking risk or trying innovative participatory models. Political interference आपको देखने को मिलेगा. This can distort both ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी एंड जेन्युइन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है फाइल नोटिंग कल्चर का। इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स फाइल्स sometimes move very slowly because every official is afraid to take responsibility.
This fine noting culture can delay urgent decision even when quick action is ethically and socially vital. So what are the steps to foster the right balance? तो पहला कैपेसिटी बिल्डिंग कि आप सिविल सर्वेंट को ट्रेन करो ना टेक्निकल, नॉट जस्ट इन टेक्निकल स्किल्स but also in ethics, empathy, emotional intelligence. Decentralization. Give more power, flexibility to local level officers so that they can adapt solutions to the specific need of people on ground. Citizen feedback mechanism चाहिए. Use tools like RTI, social audit, Jan Sunwai, leadership by example. Promote and celebrate officers who successfully blend discipline and rules with compassion and public engagement. And so you need to understand that आप इस तरीके से आंसर को conclude कर सकते हो that the bureaucracy is the soul of administration but democracy is its conscience. The bureaucracy provides the necessary structure, efficiency, stability जिसको आप soul कह रहे हो, while democracy provide the moral guidance, empathy, responsiveness जिसको आप conscience कह रहे हो. And we need both for a truly effective and ethical government. Now let's talk about social behavior and moral policing. So social behavior का अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? How we interact with each other in society. This includes everything from our manners to how we respond to social issues. Sometimes changing social behavior can be very difficult because of deeply rooted traditions, cultural norms, preconceived notions, and trust gap with the government. If citizens don't trust the government ना, they won't believe new initiatives. उनको विश्वास ही नहीं होगा new initiatives में कि new initiatives will benefit them, making it hard to change behavior. अब behavior को change कैसे किया जा सकता है? तो we can use the cultural norms. Campaign can link new behavior to respected tradition. For example, the Beti Bachao Beti Padhao, save the daughter, educate the daughter. Campaign uses the cultural reverence for goddesses to promote education and empowerment of girls. Promote public commitment. Get people to make public pledges or involve them actively. जैसे स्वच्छ भारत अभियान. Encourage people to become स्वच्छा ग्रहीस, cleanliness crusaders. Highlight success stories to inspire participation. Build emotional connection. Now let's discuss a problematic aspect, that is moral policing. This refers to vigilante groups who take it upon themselves to enforce their own code of morality in society. They take the law into their own hands and try to forcefully control people's behavior. Sometimes this turns into violent vigilante justice. For example, we often hear about groups disrupting Valentine's Day celebration, attacking couples because they view public display of affection as immoral, or groups attacking people for wearing certain clothes they deem inappropriate. अब ये moral policing harmful क्यों है? Because it curb freedom. It suppresses fundamental rights of individuals, especially vulnerable groups like women. It breaks the law. It is extrajudicial ना. कोई एक बंदा या कोई एक ग्रुप अपना कोड ऑफ मोरालिटी कैसे इन्फोर्स कर सकता है? दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल, मीनिंग इट ऑपरेट्स आउटसाइड द लीगल सिस्टम, अंडरमाइनिंग लॉ एंड ऑर्डर. इट डिसरप्ट द सोसाइटी. इट इरोड्स ट्रस्ट. पीपल को तो फिर लीगल सिस्टम से ट्रस्ट ही, मतलब फेथ ही खत्म हो जाएगा ना. इट फ्यूएल्स एक्सट्रीमिज्म. It can lead to mob lynching, demand for instant, often violent justice, which is very dangerous for a civilized society. Now, since moral policing is so dangerous for a democratic society, what can we do to stop it and promote tolerance and peace? क्या किया जा सकता है? तो strengthen law enforcement. पुलिस swiftly काम करे ना. जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म. कोर्ट एंड पुलिस को ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द सीवियर हार्म जो पुलिस मॉरल पॉलिसिंग से हो रहा है. इंश्योर करना पड़ेगा कि विक्टिम को जस्टिस मिले. फिर पब्लिक एजुकेशन, लार्ज स्केल अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा जो कि चैलेंज करे प्रेजुडाइसेस को, प्रोमोट करे एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. टारगेटेड पॉलिसिंग. इंक्रीज police presence in areas known to be prone to moral policing, especially during specific events like Valentine's Day celebration near public places. Community का support चाहिए. Build strong community policing networks and volunteer groups that can provide assistance to victims and report incidents, fostering a sense of collective responsibility against such acts. Now let's talk about attitudinal journey from ignorance to wisdom. It starts with accepting your ignorance, realizing you don't know everything,
and your way might not be only way. This lead to being humble. You मतलब आप ना सीखने के लिए तैयार हो जाओगे. You become open to learning. Then you start asking question, being curious about different perspective. This help you gain knowledge, learning new facts, understanding diverse views. This knowledge help you develop virtue, building good character traits like empathy, tolerance, respect. Ultimately, this path leads to happiness and true wisdom. This is a journey we want individual and society to take, moving away from harmless prejudices and towards understanding. Right now, let's talk about social influence. Now, this is a huge concept because it's happening all around us all the time. It's simply how the people and the group around us affect our thoughts, our action, our feeling and what we do. इसी को तो social influence कहेंगे ना. So how individuals thoughts, action, feelings are influenced by social groups or interaction is social influence. It can be पॉजिटिव दैट इज हेल्पिंग अदर्स और नेगेटिव फॉलोइंग ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, लाइक पीयर प्रेशर में आके कुछ गलत कर देना, है कि नहीं. तो सोचो ना, थिंक अबाउट फैशन ट्रेंड्स, पॉपुलर म्यूजिक और इवन कॉमन slang words. Why do they become popular? Because of social influence. It's how the crowd affects you, whether you realize it or not. अब ये influence जैसा हमने देखा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. There are different types of social influence. पहला, compliance. This is when you publicly agree or go along with something, but privately you don't really believe it और अग्री विथ इट, है ना. तो पब्लिक एग्रीमेंट तो है विदाउट प्राइवेट कन्विक्शन. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड मेक्स अ जोक that you find offensive, but you laugh along with everyone else, so you don't seem awkward. You are complying publicly, but you privately disagree. And ये हम सबके साथ होता है ना. दूसरा, identification. This happen when you are influenced by someone you like or admire, and you adopt their behavior because you want to be like them or maintain a relationship with them. For example, a young fan might start wearing a specific brand of shoes or drinking a certain energy drink because their favorite athlete or celebrity endorses it. They identify with that person. खुद को उससे relate करके देखता है वो लोग, है ना. तीसरा is internalization. This is the deepest level of influence. You accept a belief or behavior both publicly and privately because you genuinely believe it's right. It becomes a part of your own value system. इसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं, इंटरनलाइज कर लेना. यू माइट इनिशियली फॉलो अ न्यू रिसाइकलिंग रूल बिकॉज गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी. मतलब पहले वो कंप्लायंस का पार्ट था कि सब लोग कर रहे थे तो आप भी कर रहे हो. देन यू सी योर फेवरेट सेलिब्रिटी प्रोमोटिंग इट, तो वो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट बन गया. बट इवेंचुअली यू फुली अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कि रिसाइकलिंग करने का क्या क्या फायदा है, एंड नाउ होल हार्टेडली बिलीव इन इट, making it a part of your daily routine. मतलब अब internalization हो गया. Psychologists also talk about two psychological needs that drive us to conform. पहला, need to be right, that is informational social influence. कोई नए confusing crisis situation में we often look to others for information, assuming they know what's best or what's right. जैसे during a stampede, if everyone starts running in one direction, you will likely run with them, assuming they know the safest way out. You need information and you get it from the crowd. हुआ ना, influence हुआ कि नहीं हुआ. Informational social influence दिखा. दूसरा, need to be liked, normative social influence. We go along with the crowd because we want to be accepted. We want to be fit in. We want to be liked by others. You might wear a certain type of clothing to a party because all your friends are wearing it, even if it is not your usual style, just so you are liked and accepted by the group. बस इसी के लिए आप कुछ अतरंगी कपड़ा पहन के चले गए. So think of a government rule. You might first comply due to authority, then you might identify with it if a celebrity endorses it, and finally you internalize if you truly understand its benefit and accept it wholeheartedly. तो एक अच्छा डायग्राम बन जाएगा सोशल इन्फ्लुएंस का बात आएगा तो. पहले कंप्लायंस, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर इंटरनलाइजेशन, ऐसा कुछ तो बना लेना. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. पहला,
charisma, persona, credibility, है ना? Social norms, what everyone else does. If everyone in your apartment building separates their waste for recycling, you will be more inclined to do so too, है ना? तब जबकि it's an unwritten social rule, incentives देखोगे, losses देखोगे, ये factor ना social influence के है कि our responses are shaped by rewards and penalties, relevance to the issues. You will pay more attention to messages about climate change if you live in an area frequently affected by floods or droughts. Subconscious cue. Sometime very subtle hints or stimuli can influence us without us even realizing it. If you see images of nature, you might be primed to think more positively about environmental protection later. और क्या factors है? Emotions affect our emotional association can powerfully shape our action. जैसे a sad story or a moving video about a neglected animal might make you feel so strongly that you donate to an animal shelter. Ego. We often act in ways that makes us feel better about ourselves or protect our self-image. Donating to charity might boost your ego or make you feel like good person. Peer pressure. This is very common form of social influence, especially among young people. You might be convinced to do something you don't really want to do just because you perceive it as necessary to maintain a positive relationship with your friends or fit in with a group. ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. So these are the factors of social influence. फिर Malcolm Gladwell, a famous author, described how new ideas, trends and behavior spread through society almost like a disease. He broke it down into stages, जैसे innovators. A small group of brave individuals try new idea first. फिर early adopters, other who are keen to try new things, and our opinion leaders join in. फिर early majority, then a large number of people join because idea seems popular, sensible भी लग रहा है लोगों को. फिर late majority, finally the hesitant ones who are more traditional, वो लोग adopt करेंगे आइडिया को. and बाद में laggards, the very last group to adopt, who are highly conventional and resistant to change. क्वेश्चन पूछा 2016 में, how could social influence persuasion contribute to success of Swachh Bharat Abhiyan? This campaign used social media, social influence very effectively. कैसे? रोल मॉडल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मतलब हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन क्लीनिंग एक्टिविटी. देखो यहाँ पे सबसे पहला रोल मॉडल है ना, मोदी जी ही रोल मॉडल थे स्वच्छ भारत के. सोशल प्रूफ क्या? Communities that successfully built toilet and achieved open defecation free status showed others it was possible and desirable. Peer pressure, because neighbors encouraging each other to use toilets rather than defecating open. उसके बाद emotional appeal, highlighting the health benefit of sanitation, especially for children. Appeal to people's emotion. All these strategies collectively changed people's attitude and behavior towards sanitation in India. Now let's talk about persuasion. This is more deliberate, conscious way of trying to influence someone, unlike just passively being influenced by social norms. It's actively trying to convince someone to change their mind or do something. A form of social influence, the process of consciously guiding people towards adopting an idea, attitude, action by rational means. It is a problem solving strategy relying on appeal rather than force. Persuade कर रहे हम लोगों को, right? So persuasion is a form of social influence where communicator consciously guide people towards adopting an idea, attitude, action using rational means rather than force. It's often a problem solving strategy relying on appeal and आर्ग्यूमेंट्स. एग्जाम्पल जैसे पब्लिक सर्विस का अनाउंसमेंट होता है अगेंस्ट स्मोकिंग, एनर्जी स्टार रेटिंग सिस्टम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर, एजुकेट द डॉटर. दिस कैंपेन एम टू परसुएट सोसाइटी टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चिल्ड्रन. मीटलेस मंडेज, क्या है ये? दिस इनिशिएटिव परसुएट पीपल टू रिड्यूस देयर मीट कंजम्पशन वंस फॉर अ वीक फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजन. अब क्या क्या एलिमेंट्स है परसुएशन के? इट इज सिंबॉलिक. इट यूजेस वर्ड्स, इमेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे ऐसे समझो ना, कोई एक ग्रीन लीफ आपको दे दिया जाएगा, ग्रीन लीफ का सिंबल, एंड इससे क्या होगा? आप सोचोगे ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है कि नहीं? तो पहला सिंबॉलिक. दूसरा डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अदर. इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेट अटेम्प्ट, मतलब ये इट इज प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल. क्रूशियली इट इन्वॉल्व्स
Free choice. People are not forced, they are free to choose whether or not to be persuaded. Ethical persuasion is ideally meant to benefit all parties involved in the end. For example, if you buy a product that genuinely solves your problem and the company makes an ethical product. Finally, how is modern persuasion different from the past? And this is highlighted by scholar Richard Perloff. So the number of persuasive messages has grown tremendously. We are constantly bombarded with ads, news, social media posts. Persuasive communication travel far more rapidly. A message can go viral globally in seconds. Persuasion in big businesses, entire industries are built around influencing people. Contemporary persuasion is often more subtle and complex. It's not always obvious you are being persuaded. Now, attitude change through persuasion and उसके क्या क्या methods हैं. So how exactly does this persuasion process manage to change our attitude? कि ये persuasion से attitude कैसे change होगा? It depends on several factors related to persuader, message and the audience. Factor affecting the persuasiveness of message as per Hovland. पहला, target characteristics. This refers to you, the person receiving the message. Are you intelligent? Do you have high self-esteem? What's your current mood? These factors can affect how easily you are persuaded. दूसरा, source characteristics. This is about the persons or entity delivering the message. Is the source expert? Are they trustworthy? Are they attractive? We are often more likely to be persuaded by a doctor giving medical advice than by a stranger. Third is message characteristics. This is about the content of the message itself. Is it clear? Is it logical? Does it present both sides of an argument? Sometimes presenting both sides can actually make a message more persuasive because it seems fair. Now उसी प्रकार से let's look at Robert Cialdini का weapon of influence. ये भी method है. These are powerful psychological methods that persuader use often subconsciously. सबसे पहला, reciprocation. People tend to return a favor. If someone gives you a free sample, you might feel obligated to buy their product. Social proof. People tend to do things they see many other people doing. Millions are buying this product, implies it must be good. है ना? तो social proof वाला बात आ गया. Doing what others do. फिर तीसरा, authority. People tend to obey authority figures or expert. If a public servant known for their integrity asks you to follow a rule, you are more likely to comply. Subordinate often follow an honest senior's example. Scarcity. If something is perceived as limited or running out, we want it more. Limited time offer, ऐसा करके दिखता है आपको, limited time offer. It creates urgency. तो scarcity का बात आ गया. Liking. We are more easily persuaded by people we like. If your friend recommends a movie, you are more likely to watch it. Commitment and consistency. Once we make a small commitment, we feel pressure to be consistent with it, है ना? If you sign up for a free trial, you are more likely to subscribe. विराट कोहली का जो consistent dedication है फील्ड पे, it inspire cricketers because he leaves his commitment. फिर बात आता है consensus का. It is similar to social proof, aligning with what group or society generally agrees upon. So aligning with social norms. Now we very well know that एक या दूसरे तरीके से we are constantly exposed to persuasive message. So how can we resist persuasive message that we don't want to be influenced by? पहला is attitude inoculation. This is like a vaccine for your attitude. If you are exposed to a small weak argument against your position, it help you build up mental antibodies to resist stronger attacks later. For example, if someone gives you weak reason not to recycle, you can easily counter them. Then when a stronger, more misleading argument comes along, you are better prepared to refute it. This is attitude inoculation. तो persuasive message को resist कैसे करना है अगर पूछा जाएगा तो first हमारा तरीका क्या होना चाहिए? Attitude inoculation. दूसरा, attitude forewarning. If you are warned in advance that someone is going to try to change your attitude, you will analyze what you see and hear more carefully. And जब आप पहले से prepared रहोगे, careful रहोगे, तो you less likely to be persuaded, right? तो second is attitude forewarning. And तीसरा जो है ये reactance theory. This is interesting. If people are very strongly told not to do something, they might actually want to do it more, because they feel their freedom is being
थ्रेटेंड, है ना, खास करके बच्चों में देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ साइन दैट सेज डू नॉट वॉक ऑन ग्रास might make some people want to walk on it just to assert their independence, their freedom. This is reactance theory. Now, finally, what makes persuasion ethical persuasion? It's not just about getting what you want, it's about doing it morally. अब यहाँ हमें पढ़ना है टेयर्स टेस्ट के बारे में, developed by Baker and Martinson. This test is a great guide for ethical persuasion based on utilitarian principle. क्या था ये? greatest good का बात करता है ना. Now है क्या ये Tayer's test? तो T truthfulness of message. That is the message factually true? Does it avoid lies or deception? A for authenticity, कि जो persuader है क्या वो genuine है? Do they truly believe what they are saying? R for respect. Does the message treat the audience with respect as intelligent individuals, नॉट जस्ट टारगेट टू मैन्युपुलेट? तो पहला टी से जो ट्रुथफुलनेस था कि क्या वो मैसेज सही है, बिना झूठ के है. ऑथेंटिसिटी किसका चेक करना था? परसुएडर का, कि क्या वो जेन्युइन है. रेस्पेक्ट, क्या आप ऑडियंस, आप जिसको परसुएड करना चाह रहे हो, क्या आप ऑडियंस को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हो? क्या आप उनको इंटेलिजेंट समझ रहे हो? TAR, ई मीन्स इक्विटी ना. इक्विटी वी ऑल नो इट इज फेयरनेस. क्या होता है इसका मतलब? इज द अपील फेयर एंड जस्ट to everyone involved, including those not directly in the audience. And S से क्या है? Social responsibility. Does the message promote common good and act responsibly for society as a whole? तो ये है टेयर्स टेस्ट, कि अगर ये टेस्ट में वो पास कर रहा है, इसका मतलब जो परसुएशन था वो कैसा था? एथिकल था. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि परसुएशन कैसा होना चाहिए, तो वो यही लिखना है ना, TARES, इसी को तो लिख देना है कि ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी परसुएडर का होना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जो परसुएडी है, जिसको परसुएड करना है, इक्विटी का बात होना चाहिए, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात होना चाहिए. जैसे हेट स्पीच in elections which try to divide people along religious or caste line is clearly unethical persuasion because it fails the Taylor test. है ना? क्यों? क्योंकि hate speech जो है, this is not truthful, it is not authentic, it is not respectful, it is not equitable, it is not socially responsible. तो hate speech कैसा persuasion होगा? Unethical persuasion है. ठीक? Now, अब स्कॉलर रिचर्ड वीवर का जो फ्रेमवर्क है फॉर एथिकल परसुएशन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. दिस फ्रेमवर्क emphasizes using language that shows respect for reason, truthfulness, authenticity in language. ठीक? तो यही बात जो यहाँ हो रहा है, ये भी वीवर का भी फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल परसुएशन, ये भी इसी का बात करता है. अब आपसे अगर पूछा एग्जाम में कि हेट स्पीच इलेक्शन में कैसे एथिकल कंसर्न है, तो आप बता देना कि ये सारा कुछ जो तो है वो फॉलो नहीं हो रहा है हेट स्पीच में, इसीलिए वो अनएथिकल है. ठीक है बात. नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू सम नेगेटिव एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एटीट्यूड, जिसमें सबसे पहला आता है प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन. प्रेजुडाइस क्या होता है? दिस रेफर्स टू irrational attitude and opinion or preconceived belief, and this preconceived belief can be both positive as well as negative, that you hold about a group of people before you actually know them personally. है ना? इसी को तो प्रेजुडाइस, इसी को तो प्रीकंसीव्ड नोशन कहा जाता है ना. इट्स अ प्री जजमेंट, कि आप पर्सनली किसी को जाने बगैर उसको लेके जो आप जजमेंट एक बनाए हुए हैं दिमाग में, उसको कहा जाता है प्रेजुडाइस. इट्स ऑफन लिंक्ड टू low self-esteem where people might put others down to feel better about themselves. जैसे prejudice का example अगर देखें तो क्या है? That believing that all people from a certain region are lazy without ever interacting with them personally. This is prejudice. ठीक उसी प्रकार से discrimination क्या है? This is a behavioral manifestation of negative prejudice. अब prejudice तो positive negative दोनों हो सकता है ना. किसी को लेके कुछ प्री कंसीव्ड नोशन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब नेगेटिव प्रेजुडाइस का जो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है, कि आपके वो बिहेवियर में अब दिख रहा है, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. इट इज व्हेन यू act on your prejudiced belief
by treating people unfairly. For example, refusing to hire someone because of their religion or caste, even if they are qualified. This is where legal action can be taken, as it's an observable unfair behavior. Prejudice, अगर नेगेटिव प्रेजुडाइस भी है तो उस पर आप लीगल एक्शन थोड़ी लोगे, लेकिन जब वो आपके बिहेवियर में दिखने लगेगा तब तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में. सो प्रेजुडाइस इज द नेगेटिव थॉट फीलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेगेटिव एक्शन. तो ये फीलिंग तक का बात है, विचार थॉट तक का बात है, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन का बात हो रहा है तो यहाँ एक्शन हो गया, एन एक्शन है तो लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट लिया जा सकता है. Now, what are the sources of prejudice and discrimination? तो पहला is society. Obviously, पेरेंट्स से आता है, मीडिया स्टीरियोटाइप से आएगा. Conforming behavior. People might go along with prejudices because they want to fit in and be liked by their family, friends and social group. Authoritarian personality. Some individual have a personality type that makes them more prone to rigid belief, obedience to authority and therefore prejudices वहाँ देखने को मिलेगा. Next is ethnocentrism. The belief that your own culture is superior to all others can lead to strong prejudices against different cultures. Now let's look at some Indian prejudices as example. तो जैसे the idea that a woman should not work outside the home if her husband is capable of supporting her is a form of gender prejudice. The traditional practice in some families where women usually eat separately from men reflects underlying gender bias. Now closely connected to prejudice are stereotypes. Think of these as oversimplified generalized belief about the entire categories of people. They are very powerful partly because we often develop them unconsciously. क्या होता है stereotype है क्या? This is a belief, generalization about a group of people like all engineers are good at math, है ना. तो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लेके हमने एक जनरलाइजेशन कुछ बना लिया. अब अगर ऐसा होता कि ऑल इंजीनियर्स आर गुड एट मैथ तो फिर इंजीनियर्स सीसैट तो आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं ना, बट ऐसा तो है नहीं, राइट. These beliefs are pervasive and powerful because they seem to develop naturally as our brains try to take shortcuts to categorize information. As a result, we rarely realize we are influenced by them, making us even more susceptible to their effect. What are the reasons? What are the origin of a stereotype? And this was identified by Melinda Jones. तो reason क्या है? The way we think. Our brains like to simplify complex information leading to generalization. Things we hear from others and society. What our family, friends and media tell us can reinforce stereotype. The way we remember. We tend to remember information that fits our existing stereotype and forget information that contradicts them. Inferences we make. If you meet one very loud person from a certain city, you might incorrectly infer that everyone from that city is loud, है ना. तो ये inference तो हमने बना लिया. Let's look at some examples of stereotype. जैसे foreigners का stereotype Indians को लेके क्या है? Unfortunately, some people abroad still hold outdated stereotypes like India is a land of snake charmers, or the real India is all about dirt, chaos. Indians don't speak English. They are uncivilized. ऐसा ये लोग कुछ सोचते हैं ना. Second, इंडिया का Indians stereotypes of Indians कि एक इंडियन कैसे मतलब दूसरे इंडियन को लेके स्टीरियोटाइप करता है. तो वी ऑल्सो हैव इंटरनल स्टीरियोटाइप्स विद इन आवर ओन कंट्री, जिसमें जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप होगा बिलीविंग ओनली वुमेन शुड डू हाउस होल्ड कोर्स और दैट सर्टेन जॉब्स आर ओनली फॉर मेन लीड्स टू जेंडराइजेशन ऑफ लेबर. बहुत अच्छा वर्ड है ये. एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जेंडराइजेशन ऑफ पॉवर्टी where women are disproportionately poor. आपको रीजनल स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलेंगे, कास्ट क्लास स्टीरियोटाइप देखने को मिलेगा, रेस कल्चर, कल्चरल रेस कलर, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग. नाउ सिंस prejudice, discrimination, stereotypes are so prevalent and harmful, what can we do to combat them and build a more inclusive society? So here are some solutions to prejudice and discrimination. सबसे पहला, self esteem hypothesis. The idea is that if people have better education and higher self esteem, they are less likely to need to put others down to feel good about themselves. This can help reduce prejudices. है कि नहीं? दूसरा, contact hypothesis. This is a powerful strategy. Bring members of different groups together.
When people from different backgrounds interact regularly and cooperatively, they realize they have a more in common than differences. कि उनमें ज्यादा कॉमन बातें हैं, डिफरेंसेस कम है, and their prejudices tend to decrease. Think of a school exchange program between urban and rural students. फिर cooperation hypothesis. Make conflicting groups work together towards a common goal. कि भाई ये ग्रुप एंड ये ग्रुप का आपस में नहीं बन रहा ना, इनको ये कॉमन गोल अचीव करने पे लगाओ. दिस फोर्सेस देम टू सी ईच अदर एज टीममेट्स नॉट राइवल्स. फॉर एग्जांपल, डिफरेंट कम्युनिटीज कोलैबोरेटिंग टू क्लीन अ लोकल पार्क or organize a festival. Legal hypothesis. Enforce laws against discrimination. While laws don't instantly change people's hearts or minds, they can change behavior, and over time behavior change can lead to attitudinal change. तो क्या होगा, लॉ से बिहेवियर तो चेंज तुरंत नहीं होगा, बट अगर धीरे धीरे भी बिहेवियर चेंज हुआ तो बिहेवियर चेंज होने से एटीट्यूड में चेंज आपको देखने को मिलेगा. However, it's important to note that changing individual attitude is very hard, and laws alone don't always bring long-term fundamental change instantly. Now, how do we break down stereotype? तो पहला, keep an open mind, challenge the assumption, change attitude and belief, lead from the front by setting right examples, propagate positive values and learnings globally, value education for children, राइट पेरेंटिंग का जरूरत है, राइट सोसाइटल माइंडसेट का जरूरत है. नाउ लेट्स लुक एट अ 2015 केस स्टडी, दलित कुक केस. ध्यान आ रहा है कहाँ का था ये, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ था, ध्यान है? नाउ दिस केस हाइलाइट्स डीपली इनग्रेन्ड कास्ट बेस्ड प्रेजुडिसेस इन इंडिया. In a village primary school, when a cook from a Dalit community was appointed for midday meals, almost half the children stopped attending because their parents from higher caste refused to let them eat food cooked by a Dalit. This threatened the school's existence. अब आप बताओ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था, आप कैसे इसको सॉल्व करते? राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. नाउ let's look at a very important relationship in any country between administration and public. Administration, which includes government officials, department, public servant, and public money that citizens, public servant serve. So ideally this relationship should be smooth, but often conflicts arise due to mismatched expectation. Now, why do public officials sometimes have negative attitude toward masses? Because of पहला, frustration with complexity. Public demand can be huge and sometimes contradictory, and सबको address करना is next to impossible. Information overload, क्योंकि officials जो हैं उनको they are constantly bombarded with ओपिनियंस, कंप्लेन, रिक्वेस्ट, तो उनको जो सही बात है वो पता ही नहीं चल पाता है. शॉर्ट टर्मिनिज्म वर्सेस लॉन्ग टर्म. द पब्लिक often wants immediate solution to the problem, while government policies often require long term planning, implementation. and उससे होगा क्या, long term प्लानिंग अगर सरकार कर रहा है तो पब्लिक में आपको क्या दिखेगा, impatience, constant criticism. Public officials, especially politicians, face relentless scrutiny and criticism from media and citizen, even for well intended decision. and उसके कारण होगा क्या, ये जो public officials हैं they will become defensive, है ना. फिर unrealistic expectation from public which may not be feasible. जो हमारे पास रिसोर्स है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको ध्यान में रख के वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया जा सकता है. तो ये कारण है कि पब्लिक ऑफिशियल का नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स मासेस. व्हाई मासेस हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पब्लिक ऑफिशियल्स? पहला, परसीव्ड करप्शन, ऑफिशियल इन्फ्लुएंस बाय स्पेशल इंटरेस्ट, इनएफेक्टिवनेस. एक माइंडसेट तो बना हुआ है ना. इफ पीपल डोंट सी रियल प्रोग्रेस ऑन इंपॉर्टेंट इशू, दे ब्लेम ऑफिशियल फॉर लैक ऑफ एक्शन, lack of result. Excessive pay benefits. Public perceptions of overly generous salaries, benefits for politicians can lead to resentment among common citizens. Scandals and misconduct, है ना. बहुत आपको हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स वगैरह दिखते हैं जहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखता है. डिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक. इफ ऑफिशियल सीम्स आउट ऑफ टच विद डेली कंसर्न्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ एवरीडे पीपल, resentment and distrust can build. Negative media portrayal. सही बात है. This can shape public opinion. This can reinforce negative attitude. Now, कैसे improve किया जाए relationship between public and administration? तो पहला, public should adopt a positive role. Citizen also have a responsibility to cooperate with government initiatives. Create a
public relation agency in administration. A dedicated team within government can act as a clear channel between public and administration. Maintain constant contact with public, especially rural areas, and this was recommended by Hota committee. Increase accessibility to civil servant, make it easier for citizen to meet, interact with public servant. यूज ई गवर्नेंस, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सर्विसेज, जैसे लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, है ना. उससे होगा क्या, डोर स्टेप सर्विसेज दिया जाएगा सिटीजन्स को. सोशल ऑडिट इन्वॉल्व सिटीजन डायरेक्टली इन ऑडिटिंग प्रोसेसेस, इन रिव्यूइंग प्रोसेसेस, कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैसा कर रहा है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है. Citizens Charter, a clear document that informs citizen about the quality of service they can expect, the timelines for services, and how to complain if things go wrong. These empower citizen and holds official accountable. So ultimately, a healthy administration is like a good listener, very important. It should be receptive to public feedback and concern, because this feedback is vital for improving policies and services, making them more effective and citizen centric. We have talked about how attitudes are formed and how they influence behavior. Now let's summarize all the major ways that attitude can be changed, whether it's your own attitude or the attitude of other. Remember, attitudes are not rigid. They can be changed, sometime voluntarily, that is when you decide to change, and sometime involuntarily, that is when experiences just shift your view. Here is a comprehensive look at the methods for attitude change. सबसे पहला persuasion, we have seen this. बस दिमाग में रखना, social influence से एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है. कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड सेल्फ परसेप्शन, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है. इमोशनल अराउजल, यूजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक फियर, एक्साइटमेंट, डिसगस्ट, दिस कैन चेंज एटीट्यूड. डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एंड यू हैव टू कीप दीज कीवर्ड्स इन योर माइंड, राइट, while writing the answer. Cognitive restructuring, this involve actively changing your thought process about something. For example, if you have a negative attitude towards public speaking, you can reframe your thoughts to focus on potential benefit of effective communication, which can change your attitude towards it, right? Vicarious learning, that is learning by observing the experiences of other. You might develop a positive attitude towards volunteering after hearing about inspiring experience of a friend who volunteers. Self persuasion हो सकता है. Exposure to diversity, ऐसे attitude change किया जा सकता है. Knowledge है, education है, जहां आप नए फैक्ट्स पढ़ोगे, नए इंफॉर्मेशन से आपका रूबरू होगा, तब जाके आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा. तो ये सारे अगर तरीके भी आप याद रखो कि ये सारे तरीके से एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ डज आवर ब्रेन एक्चुअली प्रोसेसेस ऑल दीज परसुएसिव messages and experiences to change the attitude? Psychologists have developed model to explain this internal process. Let's look at a couple of important models. सबसे पहला elaboration likelihood model by Petty and Cacioppo, जिसको ELM मॉडल भी कहा जाता है. बस ये नाम आंसर में कहीं ड्रॉप कर देना. This is important. This model suggests that our brain processes persuasive message in two main routes. पहला central route. This happens when you are highly motivated and are able to think deeply about the message. We focus on logical arguments, facts, and the quality of information. This kind of deep processing leads to a stronger and more lasting attitude change. Example, if you are buying a very expensive new laptop, you are likely to use the central route. You will carefully read reviews, compare technical specification, एनालाइज परफॉर्मेंस डेटा बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो ये तो सेंट्रल रूट हो गया जहां पे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो. जैसे लैपटॉप लेना था तो आपने रिव्यूज वगैरह पढ़ा, पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को कंपेयर वगैरह किया. दूसरा पेरिफेरल रूट. दिस हैपन व्हेन वी आर लेस मोटिवेटेड और आर एबल टू थिंक डीपली. वी टेक शॉर्टकट्स. वी माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपरफिशियल क्यूज लाइक द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ स्पीकर, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, भले ही वो आर्ग्यूमेंट्स कम हो, or emotional appeal. This lead to temporary change, temporary attitude change. For example, you might buy a brand of soft drink because your favorite celebrity is in the ad, without thinking about the ingredients or actual health benefit. Here you are taking a shortcut based on celebrity appeal, जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप information gather कर रहे थे. And so the ELM suggests that true lasting attitude change usually happen through the central route because it involves deeper cognitive and effective engagement. Heuristic systematic model by
EGLI. This model is similar to peripheral route, emphasizing that we often use heuristic, mental shortcuts, rules of thumb to process information, especially when we are overloaded or don't have time for deep analysis. जैसे experts are usually right is a common heuristic, है ना? तो ये भी एक मॉडल है, एंड इससे फिर क्या होगा, फिर आपका एटीट्यूड चेंज होगा. एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल, EPPM मॉडल. This model specifically looks at how threat fear appeals work. It suggests that persuasive fear appeal are most effective when two conditions are met. Persuasive fear appeal most effective कब होगा, जब दो condition met होगा. पहला, you feel a real threat. Example, smoking causes deadly cancer. दूसरा, you believe you can do something about it. You have efficacy. I have the power to quit smoking and there are resources to help me. तो ये दोनों जब मिलेंगे तब जाके परसुएसिव फियर अपील काम करता है, तब जाके आपका एटीट्यूड चेंज होता है. एंटी स्मोकिंग कैंपेन ऑफन यूज ग्राफिक इमेज ऑफ लंग डिजीज टू क्रिएट फियर. इफ यू फील थ्रेटेंड एंड यू बिलीव यू कैन क्विट, दिस फियर कैन मोटिवेट यू टू चेंज योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, राइट? सो to bring it all together, our attitude is not just a small part of our personality, it's a fundamental driving force of who we are. It influences how we perceive the world, how we interact with others, how we behave. We have seen that our attitudes are shaped by so many factors: our personal experiences, social norms, our cultural background, even what we learn from media and formal education. But the good news is attitude are not set in stone and they are not immutable. We can change them. बदल सकते हैं हम लोग ना. एंड हमने तरीका भी पढ़ा कि कैसे बदलेंगे. जो थ्रू कॉन्शियस एफर्ट लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग, एंड थ्रू पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस लाइक ethical leadership and responsible social campaign, we can cultivate positive attitude. We can work towards dismantling harmful prejudices and stereotype, ultimately foster a more harmonious and just environment for everyone. And understanding these complex dynamics of attitude, social influence, persuasion, it is not just for psychologists. It is absolutely crucial for all of you, especially as future civil servant. It will help you serve the public more effectively, address complex societal challenges, and contribute to building a better, more ethical and more harmonious India, right? And yes, our foundation batch is starting from 15th of August. आप इस नंबर पे कॉल करके फर्दर डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं. एंड यस, दिस इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ग्रेजुएट. होलिस्टिक कवरेज ऑफ GS प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस यहाँ पे आपको मिलेगा. साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यहाँ पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट रेगुलर प्रीलिम एंड मेंस टेस्ट मिलेगा विद डिटेल्ड इवेल्युएशन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.